ग्राम संसार कार्यक्रम सुनने वाले सभी बहन भाइयों को राम राम। तो श्रोताओं, पहला मंगलवार महीने का और फोन इन कार्यक्रम प्रायोजित कार्यक्रम है आज का हमारा गन्ने की पाठशाला, और इसके प्रायोजक हैं इंडियन पोटाश लिमिटेड। खेतों में जब पॉलीहेलाइट डाली जाएगी, आवश्यक तत्वों की कमी दूर हो जाएगी, मिट्टी की उर्वरता इससे बढ़ती जाएगी। आईपीएल की पॉलीहेलाइट, आईपीएल की पॉलीहेलाइट, फसलों की जड़ और भी गहरी होती जाएगी, मजबूती के कारण फसलें गिर नहीं पाएगी, फसलों की उत्पादकता को खूब बढ़ाएगी, किसान भाइयों के जीवन में खुशियां आएगी। आईपीएल की पॉलीहेलाइट, आईपीएल की पॉलीहेलाइट। मिट्टी की उर्वरता एवं फसल उत्पादन में अद्भुत वृद्धि के लिए प्रसिद्ध बहुपोषक प्राकृतिक उर्वरक आईपीएल की पॉलीहेलाइट, समझदार किसानों की पहली पसंद। आईपीएल की पॉलीहेलाइट। तो श्रोताओं, हमारा फोन इन कार्यक्रम आज का प्रायोजित गन्ने की पाठशाला, और आज का विषय है जी बिल्कुल, गन्ना फसल में कीट और रोग प्रबंधन। और आज के विशेषज्ञ हैं डॉक्टर विकास कुमार मलिक, वैज्ञानिक गन्ना उत्कृष्टता केंद्र और प्रभारी कृषि विज्ञान केंद्र बागपत, और हमारे दूसरे वैज्ञानिक हैं डॉक्टर उपेंद्र सिंह तेवतिया, मुख्य कृषि वैज्ञानिक इंडियन पोटाश लिमिटेड में। विषय एक बार फिर से बता देते हैं, गन्ना फसल में कीट और रोग प्रबंधन। और कार्यक्रम का संचालन कर रहे हैं शिवनंदन लाल। आइए चलते हैं। किसान भाइयों नमस्कार। इंडियन पोटाश लिमिटेड द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम गन्ने की पाठशाला में आपका स्वागत है। जैसा आज का विषय है गन्ना फसल में कीट व रोग नियंत्रण, और विशेषज्ञ हैं डॉक्टर विकास कुमार मलिक, वैज्ञानिक हैं गन्ना उत्कृष्टता केंद्र बागपत में, और दूसरे विशेषज्ञ हैं डॉक्टर उपेंद्र सिंह तेवतिया, जो कि मुख्य कृषि वैज्ञानिक हैं इंडियन पोटाश लिमिटेड में। डॉक्टर साहब, दोनों का कार्यक्रम में स्वागत है। और मैं तेवतिया जी से जानना चाहूंगा कि आपकी पोस्ट बदल गई है, तो आप बताइए कि इस समय आपका प्रमोशन हो गया है कुछ? मुख्य कृषि वैज्ञानिक। आप हैं मुख्य कृषि वैज्ञानिक इंडियन पोटाश लिमिटेड में। तो सबसे पहले जानना चाहूंगा कि मलिक साहब जी, कि गन्ने की फसल हमारे किसान भाइयों के खेतों में खड़ी हुई है जी, और जिन किसान भाइयों ने शरदकालीन बिजाई की थी जी, तो उनकी थोड़ी बड़ी हो गई है, और जो हमारे किसान भाई कुछ बसंतकालीन बिजाई करी और कुछ अभी कर भी रहे हैं। और तो इसमें इस समय जो कीट की बात की जाए तो कौन कौन से कीट ऐसे हैं जो प्रभावी होते हैं, जिनकी रोकथाम करना किसान भाइयों के लिए बहुत जरूरी होता है? बहुत अच्छा प्रश्न है आपका कि वर्तमान में हमारे जो कीट हैं वे कौन कौन से कीट मुख्य रूप से हमारी गन्ने की फसल को प्रभावित कर रहे हैं। जो वर्तमान परिवेश चल रहा है, चाहे हम पौधे की बात करें, शरदकालीन गन्ने की बात करें, चाहे हम पेड़ी की बात करें, इस समय वर्तमान में कुछ बेधक कीट हैं और कुछ चूसक कीट है जो वर्तमान में हमारे गन्ने की फसल को प्रभावित कर रहे हैं। यदि मैं बेधक की बात करूं तो बेधक में मुख्य रूप से अर्ली सूट बोरर है, और आपका टॉप बोरर है, और आपका जड़ बेधक है। ये ऐसे कीट है जो बेधक की श्रेणी में आते हैं, और वर्तमान में इनका प्रकोप हमारे गन्ने में प्रारंभ हो जाता है फरवरी मार्च से ही, और अलग अलग समय तक चलता है, जो अक्टूबर तक चलने की स्थिति में रहता है। तो समय अनुसार इन कीटों का यदि प्रबंधन नहीं किया गया तो इनकी संख्या इतनी बढ़ जाती है कि हमारे गन्ने की फसल को प्रभावित कर सकते हैं। जी डॉक्टर साहब, बीच में रोकना चाहूंगा, एक किसान भाई का फोन लेते हैं। हेलो, नमस्कार जी। नमस्कार जी। गाँव मटौर, जिला कैथल, हरियाणा, रामदिया बोल रहा हूँ जी मैं। जी, क्या सवाल है आपका? सवाल तो जी ऐसे मीडियम वेव कब ठीक होगा जी, रोहतक का भी? रोहतक का एफएम पे तो ट्रांसमिशन आपको मिल रहा है। फोन करने के लिए धन्यवाद। जी डॉक्टर साहब, आप बता रहे थे अर्ली सूट बोरर के बारे में। अर्ली सूट बोरर और टॉप बोरर और जड़ बेधक, मतलब जो हमारा प्रारंभिक अवस्था में कीट लगते हैं उनकी मैं बात कर रहा हूं, और मुख्य रूप से बेधक कीटों की बात कर रहा हूं। और इसी के पैरेलल, इसी के साथ साथ कुछ चूसक कीट भी हमारे गन्ने में इस समय वर्तमान में प्रभावी है। जैसे मैं बात करूं तो काला चिटका है, और दूसरी तरफ पायरिला, जो पिछले वर्षों से एक ऐसी स्थिति बनी हुई है कि लगातार इस वर्ष अभी प्रारंभिक अवस्था से ही कंटिन्यू कर गया है। उसका प्रभाव वहां पर पूर्व से था, और इस समय फिर दोबारा से पायरिला का प्रभाव हमारे खेतों में देखने को मिल रहा है। जी डॉक्टर साहब, एक किसान भाई का फोन ले लेते हैं।
हेलो। हेलो, नमस्कार जी। नमस्कार जी। मैं गाँव चौधरीवास, जिला हिसार से राजू अग्रवाल। जी राजू अग्रवाल जी, क्या सवाल है आपका? मेरा सवाल ये है जी, जो गन्ने के जूस निकालते हैं, जो छिलके होते हैं, वो खेत वगैरह हम डालते हैं, तो मित्र कीट आते हैं क्या इसमें? जी, जो आपके खोई की आप बात कर रहे हैं, गन्ने का जूस निकालने के बाद जो फसल अवशेष बचता है, होते हैं जी, वो खेतों में डालते हैं, तो कोई मित्र कीट आने में सहयोग करते हैं? वो बेसिकली जो हम डायरेक्ट किसी भी फसल अवशेष को यदि डिकम्पोज करके डालेंगे तो वो लाभकारी रहेगा, और यदि डायरेक्ट इस्तेमाल कर रहे हैं तो उतना ज्यादा लाभकारी नहीं रहता है। जब तक डिकम्पोज नहीं होगा तब तक वो उतना लाभकारी सिद्ध नहीं होगा, क्योंकि यदि हम मित्र कीट की बात करें डायरेक्टली, कोई भी ऐसा मित्र कीट की जो हमारे गन्ने के छिलके पर आकर्षित हो, ऐसे मित्र कीट की संभावना कम है। लेकिन यदि उसे आप डिकम्पोज करके उसको सड़ा गलाकर खेत में इस्तेमाल करेंगे तो निश्चित तौर पर जीवाश्म कार्बन को बढ़ाने का काम करेगा। उसको कूड़ी की खाद में आप डालिए, जहाँ पे आप कूड़े इकट्ठा करते हो ना, उसमें दबा दीजिए, वो गल जाएगा। देखा होगा आपने, वो बड़ी मुश्किल से गलता है। उसका जो ऊपर का चिकना भाग है वो बहुत ही कठोर होता है, और मित्र कीट उस पर कार्य बहुत धीरे धीरे करते हैं। गल तो खेत में भी जाएगा, लेकिन बहुत लंबा समय लगेगा। हम एडवाइस करेंगे कि आप कूड़ी में, गोबर में उसको दबा दें, उसके बाद यूज तो करें। कुछ छटपटा था, फिर भी मैं जानकारी ले लेते हैं। हाँ जी, ठीक। तो डॉक्टर साहब, जो गन्ना का अवशेष है तो उसके दूसरे उपयोग भी तो हो सकते हैं। हाँ, देखिए ऐसा है कि किसके दूसरे उपयोग, गन्ने का जो अवशेष होता है रस निकालने के बाद, देखिए उस पर डिपेंड करता है कि वो आपका कितना महीन उसका पार्टिकल है जी। एक तो उससे निकलता है जो हमारे शुगर मिल से निकलता है, वो बहुत महीन होता है जी। दूसरा क्रेशर से निकलता है, क्रेशर वाला थोड़ा सा मोटा होता है। दूसरा कोल्हू से होता है, कोल्हू वाला और भी मोटा होता है जी। तो पिछली बार क्या करते थे, देखिए आपको याद होगा जी। इसको खोदर कहते थे जी। खोदर क्या है, जब पशु पहले हम पालते थे, जी। जब कोल्हू चलाते थे तो कोल्हू में से मोटा मोटा ये सब निकाल के उसको तो भट्टी में झोंकते थे, और उसके महीन पार्टिकल जो रह जाते थे बाद में, उनको इकट्ठा करके हम पशुओं के नीचे बिछाते थे, और वो बिछावन का काम करते। बिछावन का काम। इससे जाड़ों में क्या होता था कि जो उसको उनको गीलापन महसूस नहीं होता था अपने नीचे, उसका काम करता था वो बिछावन का, और वो मल मूत्र में मिलके हमारी कूड़ी में चला जाता था, कूड़ी के खाद में। तो ये कोई आज का कंसेप्ट नहीं, पहले से यूज हो रहा है इसको। हाँ, उसका कंपोस्ट बन जाता है। कंपोस्टिंग। तो जितना महीन पार्टिकल होगा उतना जल्दी बनेगा, जितना मोटा होता है उसको ईंधन के रूप में लेते हैं। अब 3,000 रुपए टन है ये, यानी 300 रुपए कुंटल है इसका भाव, और ये शुगर मिल्स में ईंधन के काम आता है, जो बगास कहते हैं इसको, जी, बगास जी। ठीक है। कोल्हू तो वैसे भी कम रह गए, लेकिन उसको जो छोटा छोटा पोर्शन रह जाता है उसको यूज कर सकते हैं, उसको कूड़े की खाद। जी डॉक्टर साहब, आपने इसको विस्तार से बताया। और डॉक्टर साहब, हम बात कर रहे थे गन्ने की फसल में कीटों की। जी, तो वर्तमान में मैं वही चीजें डिस्कस कर रहा था कि हमारे पास जो गन्ना है उसमें 2 प्रकार के कीट हमारे प्रभावी हैं। चूसक कीट है और बेधक कीट है। चूसक कीट के रूप में काला चिटका मैंने भी बताया है कि एक प्रकार के किसान की भाषा में बात करूं तो एक काली चीटी नुमा होता है जो गन्ने की गोब के अंदर प्रवेश करता है, वहां से रस चूसने का काम करता है। इसी के पैरेलल, इसी के जैसा, इसी के साथ दूसरा जो चूसक कीट है वो पायरिला है, जिसका निफ और एडल्ट, मतलब उसका शिशु और एडल्ट दोनों ही रस चूसकर पौधे को प्रभावित करने का काम करते हैं। तो डॉक्टर साहब, जो हमारे किसान भाई हैं, इन कीटों को कैसे पहचान सकते हैं और उसकी रोकथाम किस स्तर पे करें? हाँ बिल्कुल। पहले तो जो हमें ये कीट हैं, इनका मैं इसीलिए 2 श्रेणी में इसको विभाजित किया है कि कुछ मतलब जो वेल डिफाइन है, पहले से विभाजित है कि भाई कुछ कीट ऐसे हैं जो पौधे को काट के खाते हैं, वो बेधक की श्रेणी में है, जो चूस के खाते हैं वे चूसक की श्रेणी में है। अब ये बेधक कीट को हमें कैसे नियंत्रित करना है, पहले हम इस विषय पर बात करते हैं। जैसे हम अर्ली सूट बोरर की बात करें, टॉप बोरर की बात करें और जड़ बेधक की। इस समय वर्तमान में यदि हम टॉप बोरर की बात करते हैं, अगोला बेधक की, तो अगोला बेधक की प्रथम पीढ़ी का ये वर्तमान में समय चल रहा है। मार्च और अप्रैल का जो समय है, ये अगोला बेधक की प्रथम पीढ़ी का समय है। अब इस पीढ़ी को कैसे पहचाने, सबसे महत्वपूर्ण बिंदु यहां से शुरू होता है कि जो हमारा अगोला बेधक है उसकी पीढ़ी को हम पहचान कर कैसे हम नियंत्रित करें। हम दोनों ही चीजों को ध्यान में रखेंगे। समेकित कीट प्रबंधन की हम बात करेंगे कि समेकित कीट प्रबंधन हम करें जिससे हमारा पौधा पर कम से कम केमिकल का इस्तेमाल करके हम अधिक से अधिक कीट का नियंत्रण कर सकें। जी डॉक्टर साहब, एक फोन लेते हैं किसान भाई का। जी, हेलो।
हेलो, नमस्कार जी। नमस्कार जी। इंद्रवीर तेवतिया, गांव नथुगढ़ी, डिस्ट्रिक्ट बुलंदशहर, उत्तर प्रदेश से बोल रहा हूँ सर जी। जी तेवतिया जी, क्या सवाल है आपका? कार्यक्रम में आपका स्वागत है। सारी पंचायत को पहले तो राम राम। राम राम जी, राम 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 जी। सवाल ये है कि गन्ने की जो पेड़ी फूट रही है उसमें जो सफेद सफेद पाउडर सा है ब्यास के आसपास जी और पत्ते उसके ऊपर से जैसे सीख हो ना प्लास्टिक वाली जी पीले कलर की, जी एक तो वो आ रही है जी। और दूसरा जो अभी पीछे पेड़ी कटी है उसमें दीमक का प्रकोप अभी से शुरू होगा। जो पार्टी बिछा रही है उसमें पानी दे दिया जी 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 और जैसे ही उसमें थोड़ी सूखा आई जी तो वो पार्टी में दीमक लग गई। जी 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 बिल्कुल। इसका मतलब है आपके खेतों में दीमक का प्रकोप बेहद ज्यादा है। और दीमक के साथ साथ हमें जो आपके यहाँ पे चूसक कीट आपने बताया, उस चूसक कीट का भी नियंत्रण करना है। अभी सफेद सफेद सी फुई जो बन गई है, हो सकता है आप उसे देखेंगे तो वो पायरिला का निफ भी हो सकता है, सफेद रंग का होता है। और दूसरा इसी के साथ साथ हमें दोनों चीजों को एक साथ कंट्रोल करने के लिए, क्योंकि पायरिला का जो नियंत्रण है वो बेसिकली एपेरिकेनिया उसका इपरिकेनिया उसका ऑलरेडी एक पैरासाइट होता है। मतलब ये है कि हमें पायरिला को कंट्रोल करने के लिए कुछ वेट करना चाहिए, इंतजार करना चाहिए। यदि हम पहली अवस्था में ही उसे नियंत्रित करना प्रारंभ कर देंगे तो जो हमारा एक कीट है पायरिला, ये तो फुदक के चला जाता है दूसरी तरफ, लेकिन हमारा जो वहां पर पैरासाइट है वो मूवमेंट उतना तेजी से नहीं कर पाता, या मैं कहूँ वो मूवमेंट नहीं कर पाता। तो जो हम केमिकल का इस्तेमाल कर देंगे तो इसका पैरासाइट वहीं पर समाप्त होना शुरू हो जाएगा। तो पहले तो मैं आग्रह करूंगा कि आप जो आपके यहाँ पर वो सफेद रंग का आपको पायरिला के निफ वगैरह जो दिखाई दे रहे हैं, आप उनकी जांच कर ले कि उनकी कमर पर सफेद रंग की एक गोल स्ट्रक्चर तो नहीं बनी है जो फुदकने वाला। जी 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 बिल्कुल सही बता रहे हैं साहब, डॉक्टर साहब आप जी, कि यदि वो स्ट्रक्चर बनी है तो वो स्वतः ही उसका पैरासाइट है, वो उसको कंट्रोल करने का कार्य शुरू कर देगा। अब हमें दूसरी तरफ मेन समस्या आती है दीमक के लिए। दीमक के लिए, जमीन के अंदर के कीट के लिए हमारे पास जो केमिकल है सबसे महत्वपूर्ण जिसे हम यूज करते हैं, क्लोरोपाइरिफास आता है 20 EC की मात्रा के दर से। उसे 5 लीटर प्रति हेक्टेयर की दर से हम इस्तेमाल करते हैं, 2 लीटर प्रति एकड़ की दर से। आप उसकी अच्छे से पौधे को तर करते हुए ड्रेंचिंग करेंगे तो निश्चित तौर पर आपके यहाँ पर दीमक का प्रकोप कम हो जाएगा और एक तरीके से नियंत्रित हो जाएगा। डॉक्टर तेवतिया जी कुछ कहना चाह रहे हैं? हाँ, देखिए, एक तो डॉक्टर साहब ने बताया, लेकिन इंद्रवीर जी, आप जो क्लोरोपाइरिफॉस है उसको देखिए, आप ऊपर से उसका स्प्रे करेंगे तो हो सकता है वो पैरासाइट उससे मर जाए। तो उससे क्या है कि आप उसमें सिंचाई के पानी के साथ भी उसको दे सकते हो। और मेरा बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस है कि जो आपका मुहाला होता है ना, जहाँ से पानी जाता है, उस पे डिब्बे को एक लाठी पे उल्टा करके लटका दो और एक छोटा सा छेद करो, टिप टिप करके टपकता रहेगा। पूरे जो आपके खेत में पानी भर जाएगा, दीमक का भी आपका कंट्रोल हो जाएगा और पायरिले का जो पैरासाइट है वो भी नहीं मरेगा। और आधी तो ये पानी भरने से ही मर जाती है दीमक। और उसके साथ केमिकल जाएगा, तो ये क्लोरोपाइरिफॉस जो डॉक्टर साहब ने बताया, ये सबसे बढ़िया केमिकल है। तो इस तरह से भी आप उसको कर सकते। फोन करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो डॉक्टर साहब, जो आप बात कर रहे थे अगोला भेदक की, जी, तो अगोला भेदक है, उसकी कई स्टेज होते हैं। हाँ, एक साल में लगभग 5 से 6 पीढ़ियां तक आती है। और जो वर्तमान समय है, मैं इसमें बात कर रहा था कि प्रथम पीढ़ी अभी इसका प्रकोप चल रहा है, प्रथम पीढ़ी का। और प्रथम पीढ़ी का प्रकोप की पहचान कैसे करेंगे, उसके लिए सबसे अच्छी पहचान है, मैं किसान भाइयों से आग्रह करूंगा, कृपया अपने खेतों का सुबह शाम भ्रमण करें और पत्ती की निचली सतह पर भूरे रंग के अंड समूह मिलेंगे। अंडे एक जगह पर लगभग 50-60 से लेकर 200-250 तक अंडे एक ही अंड समूह के अंदर आपको मिलेंगे। उन पत्तियों को तोड़कर खेत से बाहर ले जाकर नष्ट कर दे। सबसे महत्वपूर्ण है, क्योंकि एक अंड समूह के अंदर 250 तक अंडे हो सकते हैं। और 250 अंडे मतलब एक पत्ती यदि आप अपने खेत से अंड समूह की तोड़ के बाहर निकाल देते हैं तो आपने 250 सुंडी, अगली जो पीढ़ी आएगी उसकी 250 सुंडियां आपने नष्ट कर दी। तो सबसे पहला कार्य आपको यही करना है कि जो अब वर्तमान में समय चल रहा है, इसमें हमें जो हमारे बेधक कीट है उनकी सुंडियों को नष्ट करने के लिए पहला पत्तियों को तोड़कर खेत से बाहर निकाल दे। सबसे महत्वपूर्ण यह बिंदु है। इसी क्रम में दूसरा महत्वपूर्ण बिंदु आता है कि हमने पत्ती तो तोड़ के बाहर निकाल दी, लेकिन कुछ
परिस्थिति ऐसी भी हो सकती है कि कुछ पत्तियां आपसे छूट जाए, वहां पर आप पूरी पत्तियां खेत से बाहर नहीं निकाल पाए और कूंड आपको घूमने का सुझाव दिया गया था, लेकिन कूंड में कहीं कोई पत्ती छूट गई, क्योंकि पत्ती की निचली सतह पर है, सबसे महत्वपूर्ण बात है पत्ती की निचली सतह पर है, तो आपको बड़ा ही माइन्यूटली, बड़ा सघनता से देखना पड़ेगा कि वो पत्ती वहां पर कोई भी अंड समूह ना छूटे। यदि छूट जाता है तो अब से, यदि इस समय आप अपने खेतों में अंड समूह पा रहे हैं, दिखाई दे रहे हैं, तो अब से 10 से 12 दिन बाद आपको आपका जो पौधा है उसकी गोब में जो वो सुंडी घुस जाएगी 4-5 दिन के बाद में, और 10 दिन के बाद वो जब गोब वहां से खुलेगी, तो वो गोब जब खुलेगी तो उसमें छिद्र जैसी संरचनाएं वहां पर मिलेगी, और यदि छिद्र उस गोब वाली पत्ती के अंदर है, इसका मतलब है आपके खेत में टॉप बोरर का अटैक वहां पर हो चुका है। इसी के पैरेलल, इसी समय दूसरे कीट, जैसे मैं जड़ बेधक की बात करूं या अर्ली सूट बोरर की बात करूं, उसमें भी इसी प्रकार के लक्षण, जो हमारी गोब है उसको जब हम खींचेंगे, यदि मैं अर्ली सूट बोरर की बात कर रहा हूं, तो जब हम गोब की पत्ती होती है वो सूख जाएगी, उसको जब हम पकड़ के खींचेंगे तो वो आसानी से बाहर निकल आएगी, और बाहर निकलने के साथ साथ वहीं पर उसमें एक बदबू, एक सड़न जैसी आपको महसूस होगी। और इसी के पैरेलल मैं बात करूं जड़ बेधक की, जड़ की सुंडी की, जब जड़ की सुंडी उसके अंदर प्रवेश कर जाती है, वो भी काट देती है वहां पर उसके कोमल भाग को, तो भी उसकी गोब हम खींचेंगे बाहर निकल जाएंगी, लेकिन वहां पर सड़न की संभावना कम रहती है। इस प्रकार हम तीनों बेधक कीटों की पहचान करेंगे, हमारे खेत में किस प्रकार का बेधक कीट वहां पर लगा है। जी डॉक्टर साहब, बिल्कुल। तो तेवतिया जी, जिस तरीके से मलिक जी ने विस्तार से बताया कि हमारे जो कीट के तीनों स्टेज, तीनों प्रकार के हाँ, कीट, तीनों प्रकार के कीट जी, तो इनका नियंत्रण किस तरीके से किया जा सकता है? नियंत्रण का बता रहे थे मलिक साहब, जैसे अगर वो जो डॉक्टर साहब एक फोन ले लें। जी, हेलो। हाँ जी मलिक साहब नमस्कार। नमस्कार जी, नमस्कार। ऐसा है जी, मैं मुरादनगर से बोल रहा हूँ, गाजियाबाद जिले के। बहुत बढ़िया जी, बताइए। हमारे खेत में जो पौधा खड़ा उसमें पीली पत्ती पड़ी हुई है। जी जी जी, पता नहीं क्या बीमारी आई है। रेडियो सेट थोड़ा दूर कर लो आप। जो पीली पत्ती है आपके खेतों में, वो पेडी जो काटी है आपने, उस खेत में है? हाँ जी, खेत में पौधा खड़ा। नहीं, पौधा खड़ा है, पौधा निकाल दिया, उसमें से पेडी छोड़ रखी है, वो वाला गन्ने की बात कर रहे हैं, या अभी पौधा भी खड़ा है, पेडी भी है उसकी? ऐसा है जी, वो पेडी तो उसकी फूट आई जी, और जो बीज के लिए वो उन्हें सरसों काट के उसमें जो पत्ती में पीली पड़ रही सारी, पता नहीं क्या बात हुई है। कौन सी प्रजाति आपके पास है? थोड़ा सा अपना रेडियो सेट दूर कर लो, या आप थोड़ा दूर हो जाओ उससे, या उसे या धीमा कर दो, उसकी आवाज आ रही है। नहीं जी, मैं तो दूर चला गया। ठीक, जी, हाँ। आपका प्रजाति कौन सी है? ये 35 है जी। 13235 जी। उसकी नीचे की पत्तियां पीली हो रखी है या ऊपर की पत्तियां? ऊपर की पत्ती जो है वो पीली पड़ने लगी, पता नहीं क्या बात हुई, अभी 10-12 दिन के भीतर शुरू हुई है। अच्छा अच्छा अच्छा। देखो, कई प्रकार की समस्याएं हो सकती है, हो सकता है उसमें बोरर का प्रकोप हो सकता है कोई बीमारी उसके अंदर प्रवेश कर गई हो, जिस कारण से उसकी संभावना है, लेकिन क्योंकि नई प्रजाति है, इसमें कोई मुख्य बीमारी इस प्रकार की नहीं है कि ज्यादा उसको प्रभावित करेगी, लेकिन बोरर की संभावना हो सकती है, रूट बोरर अपना प्रभाव दिखा रहा हो वहां पर, तो जिस कारण से पत्तियां थोड़ी पीली पड़ जाती है। बाकी क्योंकि पौधा हमारे सामने प्रत्यक्ष रूप से नहीं है, तो इसलिए हम उसके केवल एक शब्द पीलापन है, उसी के आधार पर उसको एनालिसिस कर रहे हैं। तो ऐसी दशा में पूर्ण रूप से उसका उपचार बता पाना थोड़ा टिपिकल होगा। या तो आप मुझे एक निवेदन ये है कि आप उसका डाइसेक्शन करके, मतलब उस पौधे का जो बराबर के कल्ले हैं, एक पौधा, उसको चीर के उसका। खेत में कई आदमी गए, उन्होंने बीज देखा कि यार पीली पत्ती पड़ रही है आपकी, तो पोषक तत्वों की भी तो जी 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 जी, पोषक तत्वों का भी एक कारण है उसमें, सभी तीनों चीजों का, इसीलिए एनालिसिस की बात कर रहा हूं। और इसका एक विकल्प भी मैं आपको बताता हूं, आप मेरा फोन नंबर नोट कर सकते हैं, और मुझे व्हाट्सएप में नंबर आपको दूंगा, उसी पर ही आप मुझे इसके फोटो भेज देंगे, पौधे के पत्तियों के नजदीक से फोटो, तो मैं आपको वास्तविक उसके लक्षण देखकर और वास्तविक उसका समाधान बता पाऊंगा। क्योंकि केवल पीलापन आना तीनों ही चीजों के कारण हो सकता है, पोषक तत्व की कमी के कारण भी हो सकता है, बोरर के कारण भी हो सकता है, और बीमारी के कारण भी हो सकता है। और पानी लगाया है आपने? हाँ जी, पानी 2 दिन लगा, 2 पानी दिए नहर के। अच्छा अच्छा अच्छा। तो आप मेरा नंबर आपके पास है उपलब्ध? मैं कॉपी उठाऊंगा जी, उसमें से पैन कार्ड का लिखूंगा जी आपका नंबर। ठीक है, फोन करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो बतिया जी, आप बता रहे थे कीट नियंत्रण की बात। हाँ, नियंत्रण का देखिए, जो अर्ली सूट बोरर है, जो डॉक्टर साहब ने बताया, इस समय उसकी अपीयरेंस आने लगी है, उसके लिए एक दवा है टेक्निकल CTPR, जिसको कोराजन के नाम से जानते हैं लोग।
तो उसकी ड्रेंचिंग करनी चाहिए। और लेकिन सबसे बढ़िया उपाय वही है जो डॉक्टर साहब ने बताया। अगर किसान के पास थोड़ा टाइम है सॉरी, तो वो जो पत्तियां अगर ढूंढ ढूंढ के उनको निकाल दे तो वो उसको बहुत ही प्रभावी रहेगा। अदरवाइज जो मोटा नोजल करके पानी थोड़ा मिला के उसमें CTPR को और उसको ड्रेंचिंग करके पानी लगा दिया जाए सीधे जड़ों में उसमें जड़ों में भी लगाइए या पौधे के ऊपर से भी लगा सकते हैं। वो इस फिसलते हुए भी नीचे जा सकता है, यानी पौधे को पूरा नहलाना है, नहला के, और वो नीचे जाएगा जड़ तक। लेकिन ये है कि वो फुहारा बनाने की उसकी जरूरत नहीं है कि भी फुहारा बना के अलग फुहार हो गई उसकी, तो वहीं पे उसको नहलाते हुए वो नीचे ड्रेंचिंग हो जाएगा और पानी लगा दीजिए। तो ये सबसे बढ़िया इसका रोकथाम का उपाय है। जी डॉक्टर साहब, एक किसान का फोन लेते हैं। हेलो। हेलो। हाँ जी, नमस्कार जी। जी नमस्कार जी, आकाशवाणी को धन्यवाद जी, अपना नाम और पता बताइए। नाम सतपाल सिंह, ग्राम हिमायूपुर, मवाना, मेरठ। जी, क्या सवाल है आपका सतपाल जी? सवाल ये है जी, जो गन्ने के झोड़े हैं दौड़ के आसपास जी, पहले सफेद गिंडार होती थी, अब क्या काली गिंडार होगी? जी, जड़ के पास में जमीन के अंदर की बात कर रहे हैं कि पहले जहाँ पर पेड़ होते थे वहाँ सफेद गिंडार का प्रकोप ज्यादा था, तो वह जड़ों के रेशे काट के खाने के लिए वो नुकसान करती थी। हाँ, पहले सफेद थी, अब क्या काली गिंडार होगी? अब क्या काली गिंडार हो गई है? काली गिंडार आपने जो देखी है वो एक भूर्ण टाइप में काली गिंडार है, या जो चलने वाली ही गिंडार है वो गिंडार ही काले रंग की है? एक तो होता है जो भवरा टाइप बन जाता है काले रंग का। नहीं जी, गोल गोल है वो। गोल है। अच्छा, नहीं वो हो सकता है फीडिंग। जी, और खेत में नहीं है, बीच में ये इसके झोड़े हैं। पेड़ वहाँ पर पेड़ वगैरह है? नहीं जी, पेड़ नहीं है। अच्छा। अब जो गिंडार है, यदि सफेद गिंडार का रंग थोड़ा, क्योंकि उसको सफेद गिंडार बोला गया है, उसको सफेद गिंडार के नाम से जानते हैं, उसे कंट्रोल करने के लिए आप क्लोरोपाइरीफास का इस्तेमाल कर सकते हैं। और जी ऐसा है सतपाल जी, अब आपको समाचारों के बाद इस कीट का पूर्णतः नियंत्रण के बारे में हमारे विशेषज्ञ बताएंगे। हम बात करते हैं, काफी विस्तार से आपने बात की गन्ना फसल में कीट नियंत्रण की इस समय, लेकिन कुछ रोग नियंत्रण की भी बात कर ली जाए। जी। तो इस समय डॉक्टर साहब कौन कौन से ऐसे रोग हैं जो गन्ने की फसल में प्रभावी होते हैं? अच्छा प्रश्न है आपका, क्योंकि हमने कीट की बात की है, उसी के साथ हम रोगों की भी इस समय से ही यदि नियंत्रण करना प्रारंभ करेंगे तभी संभव होगा। लेकिन संक्षिप्त में मैं एक छोटी सी जानकारी आपको किसान भाइयों देना चाहूंगा, क्योंकि हम रोग पे चलें उससे पहले कीट का एक छोटा सा मैसेज मैं किसानों के लिए देना चाहूंगा कि मैंने अभी बताया कि हम पत्ती को चुनाव करके जिस पे अंड समूह है उन्हें बाहर निकाल दें। उसके बाद जो प्रभावित कल्ले हैं जिसके अंदर सुंडी घुस गई है उनको भी जमीन स्तर से काट के खेत से बाहर निकाल दें, ताकि हम आगे की पीढ़ी को लगातार कंट्रोल करने का प्रयास करें। समेकित कीट प्रबंधन पे हम चर्चा कर रहे हैं। इसी क्रम में मेरा एक और पुनः आग्रह है किसान भाइयों से, अपने खेतों पे लाइट ट्रैप और फेरोमोन ट्रैप अवश्य लगाएं। दवाइयां हम बहुत बताते हैं, दवाइयां आप लोग बहुत इस्तेमाल करते हैं कीड़े की नियंत्रित करने के लिए, लेकिन यदि आप लाइट ट्रैप और फेरोमोन ट्रैप लगाएंगे तो निश्चित तौर पर आप इसके माध्यम से समेकित कीट प्रबंधन कर सकते हैं, क्योंकि आपको उसकी पीढ़ी की पहचान हो जाएगी। आपके खेतों में कब कीट आ रहा है उसके नियंत्रण का आपको वास्तविक समय पता लग जाएगा, तो उसका प्रयोग आप अवश्य करें। अब बड़ा अच्छा प्रश्न शिवनंदन लाल जी ने पूछा है कि हम रोग जो इस समय वर्तमान में हो सकते हैं उनको कैसे हम नियंत्रित करेंगे। सबसे महत्वपूर्ण रोग है गन्ने का लाल सड़न रोग, क्योंकि हम भविष्य में उससे प्रभावित होते हैं, लेकिन इनाकुलम अभी से शुरू हो जाता है। और यदि हमारा बीज हमने उपचारित नहीं किया है और किसी कारण से उसमें लाल सड़न रोग के वहां पर माइसीलियम स्पोर्स वहां पर जिंदा है, उसका प्रभावित टुकड़ा आपसे बोया गया है, तो वो निश्चित तौर पर खेत में फैलने का काम करेगा। तो इसलिए सबसे पहले, क्योंकि गन्ना बुआई का समय वर्तमान में भी चल रहा है, तो उसको ध्यान में रखते हुए सबसे पहले हम गन्ने बीज को ही उपचारित करने की बात करते हैं। आप जब भी गन्ने की बुआई करें उसमें आप थाइफनेट मिथाइल या कार्बेंडाजिम की 2 ग्राम मात्रा प्रति लीटर पानी की दर से घोल बनाकर गन्ने के बीज को जरूर उपचारित करें। इसी के साथ ये तो बीज उपचार की बात हुई, लेकिन क्योंकि लाल सड़न रोग केवल एक ऐसा रोग है जिसे कैंसर की संज्ञा दी गई है, कैंसर की श्रेणी में रखा गया है गन्ने के केस में, तो गन्ने का कैंसर तो
इतना भयंकर रोग है कि उसे हम कैंसर की श्रेणी में लेके जा रहे हैं। इसका मतलब है उसे ठीक कर पाना गन्ने में लग जाने के बाद बड़ा ही मुश्किल है, नामुमकिन हम कह सकते हैं। उससे बचाव कैसे करेंगे, तो उसका सबसे महत्वपूर्ण बिंदु आता है बचाव के लिए आपका भूमि शोधन। यदि आप समय से भूमि शोधन, क्योंकि गन्ना बुआई चल रही है, बड़ा ही उपयुक्त समय है आप लोगों से वार्ता करने का। इस समय हम वार्ता कर रहे हैं तो बुआई हमारी चल रही है, तो हम पहले ही क्यों ना भूमि शोधन कर लें, ताकि हमारे खेत में लाल सड़न रोग का प्रकोप ही ना आए। क्योंकि जिस समय किसान को इसके हल्के लक्षण अब से 2 महीने बाद नजर आने शुरू होंगे और प्रत्यक्ष रूप से जो हमारा पूरा खेत प्रभावित होगा वो अगस्त सितंबर के महीने में होगा, उस समय तक को उसके बाद हमें इसे कंट्रोल करना मुश्किल हो जाएगा। तो इस समय वर्तमान में हम भूमि शोधन की बात करते हैं, तो भूमि शोधन के लिए सबसे उपयुक्त है ट्राइकोडर्मा। किसान भाइयों, आप ट्राइकोडर्मा का इस्तेमाल इस समय अवश्य करें, क्योंकि इस समय वर्तमान में अन्य कोई, यदि मैं स्मट की बात करूं या अन्य बीमारियों की बात करूं, वो बहुत अभी इस लेवल में बहुत छोटी है, लेकिन रेड रोट इस लेवल में हम यहीं से कंट्रोल करना शुरू करेंगे। तो हमें ट्राइकोडर्मा का इस्तेमाल अपनी भूमि शोधन के लिए करना है, और समय सबसे महत्वपूर्ण है। कितनी मात्रा किस समय हमें उसको इस्तेमाल करनी है, उसके बारे में हम चर्चा कर रहे हैं। जी डॉक्टर साहब, चर्चा अवश्य करेंगे, लेकिन एक किसान भाई का फोन लेते हैं। जी हेलो। हाँ जी, नमस्कार सिमरन लाल जी। नमस्कार जी। हाँ जी, और तमाम वैज्ञानिक साहब को भी मेरा नमस्कार। नमस्कार जी। नमस्कार। हाँ जी मलिक साहब, आपसे मैं निवेदन करना चाहूंगा, एक सवाल मालूम करना चाहूंगा जी कि हमने अपना नाम। मेरा नाम अब्दुल हमीद है, मैं डिस्ट्रिक्ट बिजनौर यूपी से बोलती हूँ। जी, जिला बिजनौर। जी जी जी। हमने जो जमीन का शोधन किया वो ट्राइकोडर्मा का किया जी। 1 किलो बीघा के हिसाब से सड़ी हुई खाद में मिला के उसको लगाया जी। और अच्छा, भूमि उसका गन्ना शोधित करने के लिए जो हमने और लोगों से मालूम करा, तो उन्होंने कार्बनडाजिम को मना करा कि आप कार्बनडाजिम ना लगाओ, ताकि इसके जीवाणु जो है मर जाएंगे। जी जी। तो उन्होंने हम तो उसकी जगह हम लिसेंटा लगा रहे हैं, तो क्या वो ठीक रहेगा? नहीं नहीं, देखो ऐसा है, यदि हम बीज शोधन की बात कर रहे हैं तो जो भूमि शोधन है, भूमि शोधन के लिए हमने पूरा क्षेत्र लिया है। मतलब ट्राइकोडर्मा हब जब इस्तेमाल कर रहे हैं तो आखिरी जुताई के समय खेत में बखेरने की प्रक्रिया को हम प्रीफर करते हैं कि आखिरी जुताई के समय पूरे खेत में हमने बखेर दिया। लेकिन जो वो गन्ने का टुकड़ा है उसके अंदर जो माइसीलियम है, उसके अंदर जो स्पोर्स है, मतलब उसके अंदर जो लाल सड़न रोग के तंतु वहां पर जिंदा है, उन्हें मारने के लिए हम बीज उपचार की बात करते हैं। अच्छा। और वो बेहद ज्यादा, क्योंकि जब तक ट्राइकोडर्मा आपके गन्ने के सेट तक पहुंचेगा तब तक हो सकता है वहां पर पहले से या तो गन्ने के बीज के अंदर या भूमि में वहां पर यदि रेड रोट के स्पोर्स हैं, लाल सड़न रोग के कण हैं, वहां पर वे हमारे गन्ने को पहले ही प्रभावित कर देंगे। तो ऐसी दशा में हम पहले भूमि शोधन करेंगे, और जब गन्ना बुआई करेंगे तो निश्चित तौर पर थाइफेनेट मिथाइल से आप गन्ने के बीज को उपचारित करके भी बोएं, वो लाभकारी होगा। अच्छा, तो जो थायो है इसको शोधित करें बीज को, या कार्बनडाजिम से करें? दोनों ही उपयुक्त है, दोनों में से कोई सा भी आपके पास उपलब्ध हो उसी से। दुकानदारों ने कुछ ना हमें ये सलाह नहीं दी, उन्होंने मना करा के ऐसा नहीं करना, तो हमने इस वजह से उसकी जगह लिसेंटा लगाया, वो पिप्रोनिल और वो इमिडा। देखिए, जो डॉक्टर साहब ने बताया है बिल्कुल 16 आने सही है। जी जी। और जो हमारे बीज में जो ये फंगस होती है, जो रेड रॉट शुगर केन की, लाल सड़न रोग की फंगस को मारने के लिए हम उसको ड्राम में आधे घंटे डुबाते हैं। थाइफेनेट मिथाइल बेस्ट है इसके लिए केमिकल। अच्छा। और उसको डुबा के डालिए। जिसने ये कहा इससे वो मर जाएगा ट्राइकोडर्मा, वो गलत बात है। जहां पे वो पड़ा रहेगा, फिर उसके पास में मिट्टी आएगी, पानी वानी दोगे आप, केमिकल का असर इतने खत्म हो जाएगा, जो अंदर आपके जो सेट है उसमें घुस के वो उसको फंगस को खत्म कर देगा। अच्छा डॉक्टर साहब, एक बात आपके रोक मैं कहना चाहूँगा, अगर हम थायो को इसमें डाया में डीएपी में मिला लें तो ठीक रहेगा? नहीं, बिल्कुल भी ठीक नहीं रहे। अच्छा। आप जो काम करना है उसी को करो। अच्छा। अब आप जो छाए को और आलू की सब्जी में मिला के खाएंगे तो कैसे मजा आएगा? नहीं है, मट्ठा तो अलग ही पीना पड़ेगा ना। हाँ। तो अब एक बात और सुन लो जी, कि अगर आप एक बड़ के टुकड़े काटोगे जी, एक बड़ के मतलब एक आंख, उसमें अगर उसको ट्रीटमेंट करोगे जी, तो दोनों तरफ से केमिकल घुस के उसका ट्रीटमेंट बहुत बढ़िया तरीके से होगा।
जी। और अगर 2 आंख के 3 आंख के काटोगे तो बीच वाली आंख में वो उसकी फंगस रह सकती है, लाल सड़न रोग की, और आपके उसमें लग सकता है फिर फंगस। अच्छा, बताना हमारा फर्ज है। जी जी। कुछ कहेंगे जी एक के लेबर लगती है, ये लगती देखो आपसे ये बात बताऊं, हम 1 बड का तो नहीं बोलते, हम 2 बड का बीज काटते हैं, 2 आंख का बीज काटते हैं। देखिए आपको जो सुविधा है आप डालिए, हमारा फर्ज है वैज्ञानिक तरीका आपकी आपको बात बताना। बिल्कुल सही है, क्योंकि एक आंख का बीज कटेगा तो उसका आंख जो है वो ऊपर को रखी जाएगी, आंख वो अंकुरित होने में भी सही रहेगी और सारे काम उसका सही रहेगा। पर कुछ समय का अभाव होता है, कुछ और दिक्कतें होती हैं, उसकी वजह से बड़ा क्षेत्रफल में थोड़ी दिक्कत। लेकिन आप जो है ना उसमें सीड ट्रीटमेंट की भी मैंने बात बताई, सीड ट्रीटमेंट दोनों तरफ से अच्छा घुसेगा। आप ज्यादा नहीं तो आप एक एकड़ में ऐसे लगा के देखिए, अगर लेबर की जरूर लगाएंगे, बुआई चल रही है हमारी। और डॉक्टर साहब, हमने जमीन को जो है हमारे क्षेत्र के अंदर, हमारे किसी गन्ने के अंदर लाल सड़न नहीं आई इस साल, बिल्कुल ना कभी आई है। और हमारा 38 गन्ने ने इस साल बहुत ही अच्छा फायदा दिया, बहुत ही अच्छा गन्ना निकला हमारा। देखो ये सावधानी जो आप कर रहे हो ना, आपकी जो आप हम देख रहे हैं कि आप कितने जिज्ञासु हैं नॉलेज गेन करने के, ये उसका नतीजा है आप जो कर रहे हैं। और सब सोलर से जमीन की जुताई करी। डॉक्टर मलिक साहब ने भी एक दिन भी बताया था, जब वहाँ उषा नई दिल्ली में ये इन्होंने अपना भाषण रेडियो पर दिया था, तो हमने सब सोलर से जमीन की भी जुताई करी, काफी गहराई जुताई करी, और बरसीन की हरी खाद भी लगाई, और क्या नाम कूड़ी का गोबर की खाद सभी अपने उसमें डालते हैं। ऐसे मेरा बहुत बढ़िया बात। 20 एकड़ के ऊपर मैं खेती करता हूँ, मैं फार्म जो मेरा 20 एकड़ का फार्म। देखो मैं चलते चलते क्या शिवनंदन जी कोई प्रश्न आ रहा है? नहीं प्रश्न नहीं, आप सुनिए, एक बहुत इंपॉर्टेंट बात चांदी लाइन पे हैं। अच्छा, अब्दुल हमीद, आप सुनिए, हम आपको बहुत इंपॉर्टेंट बात बताएंगे, ठीक है? आपने अपने अनुभव भी शेयर किए, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद जी। और एक दूसरे किसान भाई का फोन लेते हैं। हेलो हेलो, नमस्कार जी। नमस्कार जी। हाँ, कौन भाई बोल रहे हैं? ममाना से बोल रहे हैं जी। क्या नाम आपका? महाराज सिंह जी। क्या सवाल है, आप क्या पूछना चाह रहे हैं? बस खेती के बारे में, कौन सा बीज बोना है जी? कीड़ा बहुत हो रहा है। कीड़ा बहुत हो रहा है? हाँ जी। कौन सी फसल लगाना चाह रहे हैं? काली गिलार हो रही है धरती में जी। फसल कौन सी लगानी है आपको? गन्ना। गन्ना बोना है जी। खेत कब खाली हो रहा है? हाँ जी। खाली है खेत आपका? जी, सरसों कट गया। हेलो, सरसों कट गई। सरसों कट गई है, खेत इनका तैयार है, डॉक्टर साहब ये लगाना चाह रहे हैं। जी, बहुत अच्छा समय है। आप प्रयास करें। प्रजातियां हमारे पास कई हैं। आपकी 0238 को हम इसलिए रिकमेंड अब नहीं करते हैं क्योंकि इसमें रेड रोट के लक्षण आने शुरू हो गए हैं, काफी क्षेत्र प्रभावित है। इसके अलावा आप 17231, 18231, 16202 या नई प्रजाति 19231 है, 13235 है, इन या 0238 के समय की ही 0118 वैरायटी है। आप उनका चुनाव करें। निश्चित तौर पर ये यदि सारी व्यवस्थाएं कल्चर प्रैक्टिस आप अच्छे से करते हैं तो निश्चित तौर पर आपको इसी के 38 के बराबर ही ये सभी प्रजातियां उत्पादन देगी। ठीक है, फोन करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और तेवतिया जी कुछ किसान भाइयों के लिए सलाह देना चाह रहे थे। मैं सलाह ये देना चाह रहा था, मेरे को बड़ी खुशी हुई है बिजनौर के किसान जो थे, जी जी, क्या नाम था उनका? सत्यपाल अब्दुल हमीद। हाँ, अब्दुल हमीद जो था, बहुत ही जागरूक किसान है जी। और जब किसान की तरफ से अच्छे क्वेश्चन आते हैं तो हमारा भी बड़ा मन लगता है उनको जो। जी बिल्कुल बिल्कुल डॉक्टर साहब। तो मैं अब्दुल हमीद जी को ये बताना चाहूंगा कि आप 7T का इस्तेमाल कीजिए। 7T 7T का मतलब भी बताओ डॉक्टर साहब। बताऊंगा ना। जी जी जी। पहली टी है टिलेज अप टू 2 फीट, जो इन्होंने करी है सब सॉइलर जी, यानी 2 फीट गहराई तक जुताई जी। दूसरी टी है टॉप वैरायटी ऑफ द एरिया, जो एरिया में सूट करती हो वो टॉप वैरायटी, सबसे अच्छी किस्में क्लाइमेट और आपके सॉइल और इसके अनुसार। जी जी। तीसरी टी है टॉप पोर्शन ऑफ द वैरायटी, यानी गन्ने का ऊपरी भाग, ऊपरी 1/3 भाग, बहुत यंग आंख होती है उसकी, अंकुरण बहुत अच्छा होता है। जी डॉक्टर साहब। चौथा टी है ट्राइकोडर्मा, यानी उपचार, जो ये लगा रहे हैं ट्राइकोडर्मा। जी जी जी। और पांचवी आ गई जी। 5वीं टी है ट्रीटमेंट ऑफ सीड, जो थाइफनेट मिथाइल का बताया। जी, मतलब आपको बीज का उपचार करना है। हाँ, कितनी हो गई? 6 हो गई, 5 हो गई जी। और छठी है ट्रेंच मेथड, ट्रेंच मेथड से बुआई। और 7वीं टी है टाइमली प्लांटिंग, टाइमली सोइंग,
बिल्कुल, यानी 7T का प्रयोग करें। 7T का इनको 7 को प्रयोग करें, इतने शॉर्ट में मैंने बताया। 7T के बारे में बताया, अब 5R के बारे में बताना चाह रहे हैं, तो निश्चित तौर पे अच्छी जानकारी किसान भाइयों तक पहुंचनी चाहिए। जी तेवतिया जी, देखिए जो 7T थी वो गन्ने के बारे में कैसे बुआई करी जाए वो थी जी जी। और अब जो 5R है वो है फर्टिलाइजर के बारे में जी। पहली R होती है राइट सोर्स ऑफ फर्टिलाइजर, क्योंकि देखिए गन्ने में अगर फर्टिलाइजर का सही से मैनेजमेंट नहीं होगा तो गन्ने का हम प्रोडक्शन नहीं ले सकते। तो पहला R राइट सोर्स ऑफ फर्टिलाइजर, दूसरा R राइट डोज ऑफ फर्टिलाइजर, ना ज्यादा होनी चाहिए ना कम होनी चाहिए। जी जी। तीसरी R राइट मेथड ऑफ एप्लीकेशन, जो तरीका हो डालने का जी वो भी सही होना चाहिए, नहीं तो पैसा बेकार चले जाएगा। और चौथा R है राइट टाइम ऑफ एप्लीकेशन, टाइम भी सही होना चाहिए, समय का चुनाव, समय का निर्धारण जी। उस पांचवी R जो है वो है राइट वाटर मैनेजमेंट, बिना पानी के खाद डाले रहो कुछ नहीं होगा जी, बिल्कुल फायदा नहीं होगा। तो राइट वाटर मैनेजमेंट, तो 7T और 5R का जो किसान इस्तेमाल करेगा वो गन्ने से भरपूर पैदावार लेगा। वो वहां खेत पे जब जाएगा तो कॉन्फिडेंस और एक हंसी और खुशी लेके आएगा। और हमारे जो इंडियन पोटास लिमिटेड का जो लोग वो है टैगलाइन जी, वो पता है क्या है? हम खुश हैं आपकी खुशहाली में। जो इंडियन पोटास लिमिटेड से किसान जुड़ेगा ना वो हमेशा खुश रहेगा। जी बिल्कुल। मलिक साहब, आपसे चलते चलते 1 मिनट के अंदर किसान भाइयों को क्या सुझाव देना चाहेंगे जिससे उनकी फसल कीट और बीमारियों से रहित? मैं संक्षिप्त में ही किसान भाइयों से आग्रह करना चाहूंगा पुनः कि कृपया अपने खेत की लगातार मॉनिटरिंग करते रहें, निरीक्षण करते रहें और सभी चीजों में समेकित कीट प्रबंधन, समेकित रोग प्रबंधन पर फोकस करें, न कि केवल केमिकल के ऊपर। केमिकल लास्ट आखिरी विकल्प है। उससे पहले आप समेकित कीट प्रबंधन में आप यांत्रिक विधियां अपनाएं, जैसे पत्तियों को तोड़ के बाहर निकालना, कल्लों को जो प्रभावित कल्ले हैं उनको काट के बाहर निकाल देना और लाइट ट्रैप, फेरोमोन ट्रैप का इस्तेमाल करना, ये सारे। और उसके बाद हम केमिकल का भी इस्तेमाल करें। हम केमिकल को मना नहीं करते हैं, लेकिन इन चीजों के साथ में केमिकल को लेकर चलें ताकि हम निश्चित तौर पर अपना उत्पादन अच्छे से प्राप्त कर सकें। और क्योंकि रोग की भी हम बात कर रहे हैं तो रोग के लिए भी आप ट्राइकोडर्मा बेहद कारगर सिद्ध होता है, उसका इस्तेमाल निश्चित तौर पर करें तो निश्चित तौर पर आपका उत्पादन भी अच्छा होगा और लागत में भी कमी आएगी। धन्यवाद। जी बिल्कुल। आज हमारे किसान भाई सुन रहे थे गन्ना फसल में कीट व रोग नियंत्रण के बारे में। हमारे विशेषज्ञ थे डॉक्टर विकास कुमार मलिक और डॉक्टर उपेंद्र सिंह तेवतिया जी। दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। तो श्रोताओं, हमारा फोन इन कार्यक्रम गन्ने की पाठशाला प्रायोजित कार्यक्रम था और इसके प्रायोजक थे इंडियन पोटाश लिमिटेड। किसान भाइयों सुन लो मेरी बात, किसान मित्र से ना है बढ़िया खाद, IPL की किसान मित्र जैविक खाद, मुख्य सूक्ष्म तत्वों से मिट्टी को जीवंत बनाए, ठोस हो या तरल रूप में इस खाद से फसलें लहराए। फसलें तुम भरपूर उगाओ, खूब कमाओ, मौज मनाओ। किसान भाइयों सुन लो मेरी बात, किसान मित्र से ना है बढ़िया खाद, IPL की किसान मित्र जैविक खाद। अपने खेतों में हरियाली और जीवन में खुशहाली के लिए हमेशा इस्तेमाल करें IPL की जैविक खाद किसान मित्र, जो कि उपलब्ध है रोहाना कला शुगर मिल पर। शीघ्र बुक करें। तो श्रोताओं, आज का कार्यक्रम यही समाप्त होता है। कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता थे शिवनंदन लाल। कार्यक्रम सुनने वाले सभी श्रोताओं को राम राम।